हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। आज हम भी कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसका सेकेंड लेसन यानी दूसरा अध्याय आम्ल क्षार एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग जब वीडियो देखा कीजिए तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, उससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी। ठीक है, सिर्फ वीडियो ओपन करके छोड़ मत दिया कीजिए। तो आइए देखते हैं अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। सबसे पहले जो है हम जानेंगे अम्ल यानी अम्ल क्या है। ठीक है, तो जो अम्ल है इसकी अंग्रेजी होती है एसिड। अम्ल की अंग्रेजी होती है एसिड। अब जो है ये एसिड जो है ये एक लैटिन भाषा है। ठीक है, यानी जो अम्ल है एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। ठीक, ये एसिड एसिड एक लैटिन भाषा है। एक जो है ये लैटिन भाषा है। ठीक है, ये एक लैटिन भाषा है। अब अम्ल के में अगर देखा जाए इसके गुण में, ये अम्ल हम कैसे जानेंगे कि ये अम्ल है, तो इसका गुण ये है कि ये स्वाद में खट्टा होता है। खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है कि ये नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस को लाल कर देता है। लाल कर देता है। ठीक, उसके बाद में तीसरा गुण है ये जलीय विलयन में जलीय विलयन जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन देता है, तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अम्ल के प्रकार आते हैं। तो अम्ल दो प्रकार का होता है। अम्ल जो है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। अम्ल के प्रकार अम्ल के प्रकार को इसका दो कैटेगरी किया गया। एक किया गया प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा किया गया दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या किया गया, दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल में आता है HCl, उसके बाद में H2SO4, उसके बाद में HNO3, ये आते हैं प्रबल अम्ल में। ठीक, उसके बाद में दुर्बल अम्ल में आता है जो है CH3 CH3COOH। ठीक, उसके बाद में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये दही में पाया जाता है। उसके बाद में आता है ऑक्जेलिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है, अम्ल
उसके बाद में फिर आता है सांद्र अम्ल। ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, अब तीसरा आता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, ठीक। सांद्र अम्ल का मतलब जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में होता है, होता है, ठीक है, सांद्र अम्ल कहलाता है। सांद्र अम्ल कहलाता है, कहलाता है, ठीक। उसके बाद में फिर आता है तनु अम्ल। तनु अम्ल, तो तनु अम्ल क्या है? जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, जिसमें जिसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा कम होती है, कम होती है, ठीक है। इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, वो क्या कहलाता है? तनु अम्ल कहलाता है। उसके बाद में ये अम्ल के बारे में इतना है, ठीक। अम्ल के बारे में इतना आप लोग देखिए कि जो अम्ल है इसकी अंग्रेजी होती है एसिड। एसिड एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में जिसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है। तो जो हमेशा इसकी परिभाषा कह सकते हैं, ठीक है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। गुण, ये स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा, ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में क्या करता है? H प्लस आयन देता है। फिर है अम्ल के प्रकार। तो अम्ल के जो प्रकार हैं, पहला है कि प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में HCl है, उसके बाद में H2SO4 है, उसके बाद में HNO3 है। ये हमारा क्या है? प्रबल अम्ल है। फिर आता है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में CH3COOH है, लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक। उसके बाद आता है सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल, सांद्र माने होता है गाढ़ा, सांद्र माने गाढ़ा, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल कहता है। यानी सांद्र तनु अम्ल और सांद्र, इसको विलयन कहते हैं कि सांद्र विलयन तथा तनु विलयन। फिर आता है तनु अम्ल, इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, तनु विलयन वो तनु अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया अम्ल। अब इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम देखते हैं क्षार के बारे में। आगे देखते हैं हम क्षार किसे कहते हैं, यानी क्षार क्या है, ठीक है। अम्ल, क्षार, लवण तीनों पहले अलग अलग देख लेंगे, उसके बाद में तब जो है अब उसके बाद में आता है क्षार। फिर है क्षार, इसकी अंग्रेजी होती है बेस, ठीक। अब क्षार क्या है? एक वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है या कसैला होता है, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो या कसैला, कुछ भी लिख दीजिए, कड़वा होता है, क्षार कहलाता है,
क्षार कहलाता है, कहलाता है। ये हो गया क्षार आपका। अब आता है क्षार के जो है गुण में देख लीजिए, इसका जो गुण है तो गुण वही पहला नंबर क्या है कि इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा। इसका जो है स्वाद, इसका स्वाद कड़वा होता है। स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। नंबर 2, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये अम्ल क्या करता था, अम्ल करता था नीले लिटमस को लाल, और ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। बस एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। ये लाल लिटमस लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। उसके बाद में ये जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH माइनस, OH माइनस आयन देता है, ठीक। OH माइनस आयन देता है। उसके बाद में ये जो है क्षार के प्रकार, ये क्षार जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्षार के प्रकार। तो क्षार के प्रकार में पहला है प्रबल क्षार, दूसरा है दुर्बल क्षार, ठीक। दूसरा क्या है, दुर्बल क्षार। उसके बाद में तो प्रबल क्षार में कौन कौन आता है, प्रबल क्षार में आता है NaOH, उसके बाद में KOH, उसके बाद में CaOH2, और दुर्बल क्षार में आता है NH4OH, ठीक। ये हो गया तुम्हारा क्षार। अब क्षार के बारे में, यानी क्षार को क्या है, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है क्षार कहलाता है, ठीक है। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। गुण में इसका स्वाद कड़वा होता है या कसैला होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। ये आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार है। आर्हेनियस ने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि जो अम्ल है वो जलीय विलयन के साथ में, यानी ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन के में H प्लस आयन दे अम्ल कहलाएगा, और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे वो क्षार कहलाएगा। यह आर्हेनियस का सिद्धांत है। क्षार के प्रकार में दो प्रकार का, पहला प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार में आता है NaOH, KOH और CaOH2। उसके बाद दुर्बल क्षार में NH4OH, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है अगला आता है जो है इसमें लवण। लवण क्या है, लवण क्या है, तो अम्ल तथा क्षार
की परस्पर अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। ठीक है। अम्ल तथा क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तब क्या बनेगा? लवण बनेगा। उदाहरण में जैसे इसका उदाहरण है जैसे NaCl KCl, NaCl और KCl ये। अब उसके बाद में इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आ जाते हैं सूचक पर। अगला टॉपिक जो है सूचक है। यदि आप लोगों के समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में आता है सूचक। सूचक जो है वो क्या करता है कि अम्ल एवं क्षार की पहचान करता है। सूचक जो है अम्ल एवं क्षार की पहचान करता है, यानी वही पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की पहचान करे उनको हम क्या कहते हैं? सूचक। उनको हम क्या कहते हैं? सूचक। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर, ठीक। इंडिकेटर माने होता है सूचक। यानी इसको हम अपनी भाषा में लिख दें तो वह पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की पहचान करे सूचक कहलाता है। सूचक कहलाता है। ठीक है। यानी वह पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की पहचान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक जो है फिर है सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार। अब सूचक कितने प्रकार का होता है? तो पहला होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। ये जो है इसमें नंबर 1 सूचक के प्रकार में पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। दूसरा है संश्लेषित सूचक और तीसरा प्रकार है इसका गंधीय सूचक। तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। चौथा है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक। अब उसके बाद में जो है इस सूचक में, प्राकृतिक सूचक में और इसमें जो है कौन कौन आता है? तो प्राकृतिक सूचक में आता है
जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे लिटमस है, प्राकृतिक सूचक में आता है लिटमस, हल्दी, गुड़हल, ठीक। उसके बाद में चाइना रोज, चाइना रोज। उसके बाद में आता है लाल गोभी, यानी लाल गोभी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। इतना आता है आपका किसके अंतर्गत, प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत इतना आता है। उसके बाद में फिर आता है संश्लेषित। तो संश्लेषित में मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। उसके बाद में आता है फिनॉल्फेथिलीन, फिनॉल्फेथिलीन। उसके बाद में फिर आता है गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक में आता है जो गंध उत्पन्न करते हैं, जैसे प्याज, लौंग। उसके बाद में आता है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक जो है, कई सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसमें लिटमस से तैयार किया जाता है, वो आता है। उसके बाद में मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज, ये इतना जो है। और उसके बाद में एक ये फिनाल फथलीन, ठीक है। सार्वत्रिक सूचक का मतलब है ये जो है, ये प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूचक, ये हो गया सूचक, यानी वह पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की पहचान करे, सूचक कहलाता है, ठीक। सूचक के प्रकार 4 हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, यानी वह सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं स्वतः, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस है, हल्दी है, गुड़हल है, चाइना रोज है, लाल पत्ता गोभी है, ये सब प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। उसके बाद संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज है, फिनाइल, यानी जिसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। फिर आता है गंधीय सूचक, यानी प्याज, लौंग, ये गंध करता है। उसके बाद आता है सार्वत्रिक सूचक, यानी लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनाइल, ठीक है। ये हमारा क्या है, संश्लेषित सूचक है। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो है उसको देखते हैं क्या है। तो जो अब है कि जो अम्ल एवं क्षार जब क्रिया करेंगे तो क्या होगा। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, यानी आप में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या होता है, क्या होता है जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करती है, क्षार के साथ क्रिया करती है, क्रिया करती है, ठीक है। क्या होता है जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करती है। तो जब अम्ल क्षार के साथ में क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, संगत लवण तथा जल, ठीक है। यानी अम्ल प्लस क्षार, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तब क्या बनाएंगे, संगत लवण, यानी लवण बनाएंगे,
लवण माने संगत लवण, यानी कि नमक का निर्माण कर देंगे प्लस जल का निर्माण कर देंगे। ये आपको लिखना रहेगा। अब अगर समीकरण पूछता है, ठीक है, तो समीकरण कोई भी समीकरण आप लिख दीजिए। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया करा के जो है कोई भी समीकरण लिख दीजिए। जैसे उदाहरण में यहाँ पे लिखिए NaOH और प्लस HCl इजकल टू NaCl, यानी कि ये हो गया, छूट गया, संगत लवण बनाएगा, संगत लवण और प्लस जल, तो NaCl और प्लस H2O, ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अम्ल एवं क्षार से बने हुए जो अभिक्रिया है संगत लवण तथा जल की, इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण। इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। अब उदासीनीकरण अगर आपसे पूछ ले तो आपको यही प्रक्रिया आपको लिखनी है, यानी अम्ल एवं क्षार से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, लवण यानी कि नमक तथा जल, ठीक है। यानी हम कहें इसको अगर उदासीनीकरण में लिखना हो तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, कि अम्ल तथा क्षार की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना संगत पदार्थ या बना पदार्थ लवण तथा जल होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछे तो ये सीधा क्या है, यही जो है अम्ल एवं क्षार के साथ में जब क्या होता है, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें जब है कि जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा धातुएं, ठीक है, ये ऐसे है कुछ टॉपिक, तो क्या बनता है, ये 2-3 प्रकार के टॉपिक उसमें थे। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया है, फिर अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। यानी जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, क्वेश्चन ही लिख लीजिए, यानी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्ल जो है जब धातु से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, तो धातु प्लस अम्ल, यानी जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यानी जब धातु जो है तो धात्विक ऑक्साइड यानी कि लवण तथा जल बनाएगा। लवण तथा जल बनाएगा, ये है आपका, ठीक है। जब धातु जो है अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो धातु और अम्ल, ठीक है, यानी तब धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या जल बनाएगा। जैसे कि मान लो दिया गया है CaO प्लस 2HCl इजकल टू
CaCl2 प्लस CaCl2, नहीं दो जो है आपका ये दोनों क्रिया करेंगे और उसके बाद में CaCl2 हो गया और उसके बाद में H2O हो गया। ये आपका बनाएगा, यानी हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है या Cl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम क्लोराइड है, उसके बाद में जल है। ठीक, उसके बाद में फिर आता है धातुओं का जो है क्षार के साथ क्रिया, धातु का क्षार के साथ क्रिया, क्षार के साथ अपक्रिया, क्षार के साथ अपक्रिया। तो जो धातु है वो क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यानी बनाएगा धातु प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। जी ठीक, अब इसमें CO2 प्लस CaOH2 इक्वल टू CaCO3 और प्लस H2O। ये हो गया आपका। ठीक है, जब धातु अम्ल के साथ में अपक्रिया करेगा तब। अब फिर आता है कि अम्लों व क्षारों में समानताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, अम्ल तथा क्षार में, यानी जो अम्ल है और क्षार है इन दोनों में समानता क्या है, अम्ल तथा क्षार में समानता, अम्ल तथा क्षार में समानता। तो कौन कौन सी समानता है, ठीक है, कि सभी अम्ल H प्लस आयन देते हैं। पहला तो जो है सभी जो अम्ल होते हैं, सभी अम्ल, ठीक है, H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। उसके बाद में दूसरा है सभी क्षारक OH माइनस आयन देते हैं, यानी जो सभी क्षार होते हैं, सभी क्षार ये OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हैं। उसके बाद में क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, ठीक है, तो जो इसकी प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है, अम्ल की प्रबलता H प्लस आयन पर निर्भर करेगी, क्षार की प्रबलता OH माइनस आयन पर निर्भर करेगी। यानी जितना ये प्रबल होगा उतना ही उसकी प्रबलता अधिक होगी, जितना ये दुर्बल होगा उतना ही उसकी प्रबलता दुर्बल होगी। उसके बाद में फिर आता है अगला है pH स्केल, pH स्केल, pH स्केल, ठीक है, pH स्केल में जो है अगर आपका pH मान जो है बराबर है 7 के, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, उदासीन। क्या कहलाएगा, उदासीन विलयन होगा। तो वो विलयन आपका क्या कहलाएगा, उदासीन विलयन, यानी कि वो सीधा सीधा जल। ठीक, यदि आपका pH 7 जो है छोटा है इससे 7 से, ठीक, तो वो आपका विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय। क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा, अम्लीय विलयन। यदि आपका pH मान 7 से बड़ा है तो वह विलयन आपका क्या कहलाएगा, क्षारीय। वह विलयन आपका क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इतना ही आएगा, कोई मान दे देगा। जैसे मान लो कि
4 दे दे, 5 दे दे, ठीक है, और पूछ ले कि ये किस प्रकार का विलयन होगा। तो अगर 7 से छोटा है तो अम्लीय, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक अगर है तो विलयन क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। यदि पीएच जो है 7 से बड़ा है तो क्या कहलाएगा? क्षारीय विलयन कहलाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीएच मान जो है बस इतने पूछता है, उसमें और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। फिर उसके बाद में जो है अगला आता है, अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक जो है दिया गया है इसमें कि पीएच मान जो है कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो पीएच मान का जो महत्व है, जैसे देखो पौधे एवं पशु में पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, वहाँ पर मिट्टी का पीएच ज्ञात किया जाता है। पाचन तंत्र में पीएच की आवश्यकता होती है। पीएच में जो है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा में, ठीक है, इस जगह पे जो है पीएच का मान निकाला जाता है। अब जो है फिर 2-3 आप में प्रयोग किए गए हैं। पहला किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि साधारण नमक। इतना प्रयोग किया गया है जो है साधारण नमक से रसायन, ठीक है, साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन। इससे पहला रसायन कौन सा बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। दूसरा रसायन कौन सा बन रहा है? विरंजक जोड़ CaOCl2, CaOCl2। तीसरा रसायन कौन सा बन रहा है? बेकिंग सोडा, NaHCO3। और उसके बाद में चौथा रसायन कौन सा बन रहा है? धोने का सोडा, यानी Na2CO3 और 10H2O। ठीक, और उसके बाद में पांचवा रसायन कौन सा बन रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस, इसको आप लोग कहते हैं POP। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले पहला पॉइंट, ठीक है, पहला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसको बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र, इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है NaOH, NaOH। इसका जो समीकरण है, समीकरण है इसका 2NaCl प्लस 2H2O इजकल टू 2NaOH प्लस Cl2 और प्लस H2, ये, ठीक। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? उपयोग, इसका जो है उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो जो H2 है वो है ईंधन, ठीक है, Cl2 है तो Cl2 है जल की स्वच्छता में, जल की स्वच्छता में। और HCl है, इसका उपयोग किया जाता है इस्पात की सफाई में, इस्पात की
सफाई में जो इस समीकरण में के बाद जो जो बना उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। उसके बाद में HCl सफाई में तथा औषधि में। उसके बाद में आता है NaOH NaOH। तो NaOH का उपयोग किया जाता है धातु से ग्रीस हटाने में। धातु से ग्रीस हटाने में। उसके बाद में साबुन में। उसके बाद में कागज बनाने में। कागज बनाने में ये आपका उपयोग भी हो गया। ठीक है, यही आपका उपयोग है। बस इतना ही। सोडियम, अगर सोडियम पूछता है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा सोडियम का निर्माण कैसे करेंगे, तो प्रयोगशाला विधि में रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH है। उसका प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण क्या है, 2NaCl + 2H2O। यानी जब सोडियम क्लोराइड जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा, NaOH, यानी कि सीधा सीधा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न कर देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो है हम फिर आते हैं अगले नंबर पे। दूसरा इसमें है Ca यानी कि विरंजक चूर्ण। कौन सा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है ये शुष्क बुझे हुए चूने पे, इधर देखिए विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण जो है ये है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है ये जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से जो है क्रिया करता है तब बनता है। ठीक, तो CaOH, ठीक है, इसका जो है लिख दीजिए कि सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र, इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, अब ये बनेगा कैसे, तो जब CaOH ठीक OH2 + Cl2 से जब क्रिया करेगा तब बनेगा जो है विरंजक आपका CaOCl2 और प्लस उसके बाद में निकालेगा क्या, H2O, यानी कि जल निकालेगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका जो है उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में। उसके बाद में वस्त्र उद्योग में हो गया। उसके बाद में कागज की फैक्ट्री में। कागज की फैक्ट्री में। कागज की फैक्ट्री में। उसके बाद में पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, यानी जल को शुद्ध करने में। जल को शुद्ध करने में यहाँ पर इसका जो है इतना उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में। रोगाणुनाशक के रूप में इतना जो है इसका प्रयोग है। ठीक, उसके बाद में फिर आता है NaHCO3 बेकिंग सोडा। ठीक है, ये जो है आपका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका जो है प्रयोगशाला में रासायनिक समीकरण क्या होगा, तो रासायनिक समीकरण जो है देख लीजिए 2NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तब बनता है Na2CO3।
और प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, ये है आपका सूत्र। इसका भी जब हम विखंडन करते हैं तब जो है अलग अलग बनता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पहला तो होता है कि बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। उसके बाद में फिर होता है इसका उपयोग सोडा सोडा उसके बाद में सोडा अम्ल में, अग्निशामक में, तथा जो अग्निशामक यंत्र होता है, आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र, उस वहाँ पर भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक, उसके बाद में आता है धोने का सोडा। यहाँ पर देखिए धोने का सोडा। अब धोने वाला सोडा यानी निरमा, धोने का सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ये होगा इसका रासायनिक सूत्र। अब इसका जो है समीकरण क्या, बस इतना ही अगर आप लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि बेकिंग सोडा पूछा तो बेकिंग सोडा हेडिंग डालिए, उसके बाद में लिखिए रासायनिक सूत्र, ये हो गया। उसका रासायनिक नाम पूरा लिख दिए, सोडियम, ठीक है। उसके बाद रासायनिक समीकरण लिख दीजिए, उपयोग लिख दीजिए। आपका जो है जो 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल क्लियर। उसके बाद में फिर आ गया आपका धोने का सोडा, तो इसका समीकरण जो है वो है Na2CO3 प्लस 10H2O इजकल टू Na2CO3 10H2O। सीधा सीधा आपका समीकरण हो गया। उपयोग इसका कहाँ होता है, तो उपयोग होता है इसका, उपयोग देख लीजिए, उपयोग होगा इसका कांच में, साबुन, उसके बाद में कागज उद्योग में, उसके बाद में साफ सफाई में, घरों की जो है जब साफ सफाई की जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें जो है आपका 3 है। उसके बाद में एक लास्ट बचा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जो घरों में पीओपी होता है, ठीक है, वो सफेद रंग का वही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जो घरों में पीओपी होता है वही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है जो जिप्सम होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो इसको है कि जिप्सम को जब 373 जिप्सम को 373 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनता है, ठीक है। यानी कि ये है समीकरण, इसका हो जाएगा CaSO4 1/2 H2O प्लस H2O इजकल टू हो जाएगा CaSO4 और उसके बाद में 2H2O। ये है आपका जिप्सम, क्या है, जिप्सम।
अब इसको जब 373 डिग्री पे जो है हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उपयोग जो है इसका कहाँ कहाँ पर होता है, तो उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डी जोड़ने में, उसके बाद में घरों में उसको फिनिशिंग करने में। ठीक है, इतना जो है आपका है। ये जो है दूसरा लेसन था जो अम्ल एवं क्षार, दूसरा लेसन था अम्ल क्षार एवं लवण। ये जो है एक ही वीडियो में पूरा लेसन आपका खत्म हो गया है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।